वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल सिद्धांत बिल्त्री एसबी में। हम लोग हिंदी पेडागोजी को कंटिन्यू कर रहे थे और हिंदी पेडागोजी में हम लोगों ने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और आज ये क्लास अतिरिक्त रहेगी जो 1 और 2 दोनों चैप्टर को मिला के मैंने बनाई है और लगभग दूसरे चैप्टर के अंतर्गत ही ये क्लास आएगी। तो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे देता हूँ कि 10 से 12 मिनट हम अगले पढ़ने वाले हैं। तो क्या पढ़ने वाले हैं, और जैसे कि हम पढ़ेंगे कि भाषा शिक्षण के नियम क्या हैं। एक भाषा के शिक्षक होने के नाते आपको कौन कौन से नियम सीखना है जो आपको बच्चों को भाषा सिखाने में मदद करेंगे। तो भाषा सिखाने के लिए या भाषा पढ़ाने के लिए या भाषा का शिक्षण करने के लिए कौन कौन से नियम अति आवश्यक हैं। तो कुछ नियमों को हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे, इन नियमों को अच्छे से हम पढ़ने के बाद पढ़ेंगे कि भाषा के शिक्षण के लिए एक शिक्षक के पास कौन कौन से गुण होने चाहिए। एक भाषा के शिक्षक होने के नाते उसके पास कौन कौन से गुण होने चाहिए, कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए और कौन कौन से ऐसे नियम हैं जो भाषा सिखाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उन नियमों को पढ़ेंगे और एक शिक्षक के क्या गुण हैं भाषा शिक्षक होने के नाते, इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से क्लियर करेंगे। तो यदि चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि भाषा शिक्षण के नियम कौन कौन से हैं। हमें कोई भी भाषा सिखाना है तो कैसे सिखाना है। कोई भी भाषा हो, चाहे हिंदी इंग्लिश कोई भी भाषा हो, चाहे उसकी कोई भी मातृभाषा हो, कैसे सिखाएंगे, किन नियमों का पालन करेंगे। हमें सिखाना है मूर्त से अमूर्त की ओर। पहला है मूर्त से अमूर्त की ओर। तो आप पूछेंगे सर मूर्त क्या है। मूर्त ऐसी वस्तुएं जो हमें दिखाई देती हैं, ऐसी वस्तुएं जिन्हें हम देख सकते हैं वो मूर्त हैं। जैसे हमारे सामने पुस्तक रखी है, कुर्सी रखी है, टेबल रखी है, दीवार है, ब्लैक बोर्ड है, शिक्षक हैं, तो इन सारी चीज़ों को अपन देख सकते हैं। तो ये है मूर्त। और जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको दिखाई नहीं दे रहा हूँ, तो ये क्या है, ये अमूर्त है। मैं आपको नहीं दिखाई दे रहा, अमूर्त। आत्मा, आत्मा अमूर्त है। और ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं दिखाई देती, जो आपको अपनी आंखों से सामने नहीं दिखाई देती, वो अमूर्त हैं। तो पहले हमें ऐसी चीज़ पढ़ाना है जो हमें दिखाई देती है या बच्चे को दिखाई देती है, और फिर ऐसी चीज़ पढ़ाना है जो नहीं दिखाई देती। मतलब मैथ्स, गणित जब पढ़ाते हैं तो गणित आपको दिखाई नहीं देती। उसके गणित जब पढ़ाते हैं तो हम कोई भी संख्या मान लेते हैं, तो क्या संख्या हमें दिखती है, नहीं दिखती, लेकिन हम मानते हैं उनको और चित्रों के माध्यम से हम उनको समझाते हैं, क्योंकि चित्र उनको दिखाई देंगे। तो वो हो गए मूर्त। तो मूर्त से अमूर्त की ओर पढ़ाएंगे। कैसे पढ़ाएंगे? मूर्त से अमूर्त की ओर पढ़ाएंगे। जैसे हमने उन्हें पढ़ाया कि राजस्थान ऐसा, राजस्थान वैसा, राजस्थान में ये वो, तो राजस्थान की हमें सारी चीज़ दिखानी होगी, तब तो होगा मूर्त। हमें राजस्थान का नक्शा दिखाना होगा। फिर राजस्थान में जैसे हमने ऊँट की चर्चा की तो हमें ऊँट को दिखाना होगा। हमने राजस्थान में कृषि की चर्चा की तो हमें वहाँ की खेतों को दिखाना होगा। और ऐसे हमें सारी चीज़ों को दिखाना होगा। हमने वहाँ की खान पान की चर्चा की तो हमें वहाँ का खाना दिखाना होगा। तो मूर्त से हम अमूर्त की ओर पढ़ाएंगे। यदि हमें बेहतर पढ़ाना है तो हम मूर्त से अमूर्त की ओर जाएंगे। तो पहला तो हो गया। इसके बाद दूसरा है ज्ञात से अज्ञात की ओर। कैसे? ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात का मतलब ये होता है कि जो चीज़ें आपको पता है, हम कहते हैं कि यार ये चीज़ तो हमें ज्ञात है, मतलब जो चीज़ें आपको पहले से पता है उससे आपको जाना है किशोर, जो चीज़ें आपको नहीं पता है या जो चीज़ें बच्चे को नहीं पता है। तो जैसे राजस्थान का आप पाठ पढ़ाते हैं तो राजस्थान का पाठ पढ़ाने से पहले आपको थोड़ा सा ये ज्ञात करना है कि बच्चे को कौन सी चीज़ें पहले से पता है। तो जैसे बच्चे ने बताया कि सर राजस्थान में रेगिस्तान है और राजस्थान में ऊँट है और राजस्थान में पशुपालन भी होता है खेती के साथ साथ, तो ये सारी चीज़ें उसको पता है। तो अब यहाँ से आपको लेते हुए जो चीज़ें नहीं पता है उसकी ओर जाना है। तो आपको बताना है कि पूरे राजस्थान में ही मरुस्थल नहीं है, रेगिस्तान नहीं है, कुछ क्षेत्र में है, कुछ क्षेत्र में है, बाकी में हमारे जैसा ही है। जैसे हमारे यहाँ खेत खलिहान है वैसे वहाँ भी है, तो पूरे में नहीं है। तो आपको ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना है। जो चीज़ें उसको पहले से पता है उससे जो चीज़ें नहीं पता ना उसकी ओर जाना है। तो ये होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो मूर्त से अमूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर। अब कहाँ जाना है आपको? अनिश्चित से निश्चित की ओर। इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज़ें उसको क्लियर नहीं है, जो चीज़ें उसको क्लियर नहीं है उससे क्लियर की ओर जाना है। जो चीज़ें निश्चित अनिश्चित हैं, कि मतलब जैसे हमने कहा कौन आया था, हमने कहा कौन आया था, तो नहीं पता कौन आया था। तो मतलब ऐसी चीज़ें उसको नहीं पता, ये जिसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है उसके दिमाग में, अनिश्चित है, अनिश्चित कंसेप्ट है, तो उनसे निश्चित की ओर जाना है। इसके बाद अगला है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, इसका आप लिख लें यदि आपको पता ना हो कि इसका अर्थ क्या होता है। विश्लेषण का अर्थ होता है चीज़ों को तोड़ना, चीज़ों को तोड़ना या अलग अलग करना, चीज़ों को तोड़ना या अलग अलग करना। ये किसका अर्थ होता है? ये होता है विश्लेषण का अर्थ।
विश्लेषणार्थ, चीज़ों को तोड़ना, एनालिसिस करना, विश्लेषण को एनालिसिस करना भी कहते हैं। तो विश्लेषण करना मतलब चीज़ों को तोड़ना या अलग अलग करना। संश्लेषण करना, संश्लेषण करना होता है चीज़ों को जोड़ना, संश्लेषण करना होता है चीज़ों को जोड़ना, और विश्लेषण करना होता है चीज़ों को तोड़ना। यदि आपको ना पता हो तो लिखना है। मतलब जैसे हम मोबाइल सुधरवाने दुकान पे जाते हैं, हमारा मोबाइल ख़राब हो गया, मोबाइल को सुधरवाने दुकान पे जाते हैं, तो वो क्या करता है, विश्लेषण करता है पहले कि आपके मोबाइल में क्या ख़राब है। तो सबसे पहले वो बैटरी खोलता है, उसके बाद साउंड चेक करता है, उसको खोलता है, और उसके बाद उसका एक एक पार्ट खोलता जाता है, चीज़ों को तोड़ता जाता है। तो ये क्या है, ये विश्लेषण करना है। और फिर बाद में उनको जोड़ता है, तो ये क्या है, संश्लेषण करना है। एक और मैं आपको उदाहरण देता हूँ विश्लेषण से संश्लेषण की ओर का, कि जैसे आप मान लो एक टीचर है और आपने देखा कि आपकी क्लास में 100 बच्चे थे, आपने टेस्ट लिए, तो आपको पता लगाना है कि किन 3 या किन 5 बच्चों के सबसे अच्छे नंबर आए हैं। तो आपको एक एक कॉपी का विश्लेषण करना पड़ेगा कि ये तो 30 प्लस नंबर की कॉपी है, ये 40 प्लस नंबर की कॉपी है, ये 80 प्लस नंबर की कॉपी है, और फिर आपने देखा कि कुछ कॉपियाँ हैं जो 95 नंबर की हैं, तो वो आपके टॉपर होंगे। तो आप ऐसे विश्लेषण करेंगे चीज़ों का, और विश्लेषण करते हुए आप संश्लेषण की ओर जाएंगे। आपको ऐसे पढ़ाना है। तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे पढ़ाना है। मूर्त से अमूर्त की ओर पढ़ाना है, मतलब जो चीज़ें पहले दिखाई दे रही हैं तो पहले उनके बारे में बताना है, और जो फिर नहीं दिखाई दे रही हैं उनके बारे में बताना है। तो मूर्त से अमूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। इसके बाद अगला है आगमन से निगमन की ओर। आपको कैसे पढ़ाना है, आगमन से निगमन की ओर। तो इस पद्धति का प्रयोग व्याकरण के नियमों को समझाने के लिए किया जाता है। कौन से विषय को समझाने के लिए आगमन से निगमन की ओर पद्धति का प्रयोग किया जाता है, व्याकरण के नियम समझाना है आपको। तो व्याकरण के नियमों को समझाने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाएगा, तो आगमन से निगमन की ओर। एक तो ये क्वेश्चन है, और आप पूछेंगे सर आगमन से निगमन की ओर जाना क्या होता है। तो आगमन का होता है कि पहले किसी भी चीज़ के आप उदाहरण देंगे, पहले किसी भी चीज़ के आप उदाहरण बताएंगे, और फिर उदाहरण बताते हुए आप नियमों की ओर जाएंगे, तो ये तो होगा आगमन। और जैसा हमने पढ़ा है कि गणित में निगमन विधि का प्रयोग गणित में ज़्यादा होता है, तो जैसे यदि आप कोई नियम बता दें उसके बाद उदाहरण की ओर जाएं, तो ये होता है निगमन की ओर जाना। कि जैसे कोई आपने नियम लिखा दिया, जैसे आपने लिखा दिया साधारण ब्याज का कोई नियम लिखा दिया, और उसके बाद उनको उदाहरण दिए साधारण ब्याज के, तो ये क्या है, निगमन की ओर जाना। और पहले आपने 2 और 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8, ऐसे कोई एक उदाहरण दिए बहुत सारे, और फिर आपने एक नियम बता दिया कि इस संख्या में संख्या को जोड़ते हैं और इसको हम जोड़ कहते हैं, एक नियम हो गया। तो आगमन से निगमन की ओर आप पढ़ाएंगे बच्चों को, और व्याकरण में ज़्यादा मदद करती है ये मेथड। तो हम आगमन से निगमन की ओर जाएंगे, और मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर जाएंगे। कैसे जाएंगे, मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर जाएंगे। इस नियम के अनुसार विद्यार्थियों को पहले उन विषयों को पढ़ाना चाहिए जिसमें उनकी रुचि हो, जिसमें उनका मन हो, जिसको पढ़ने में वो अच्छा फील करें, या जो पढ़ने में वो समर्थ हैं। तत्पश्चात उस सामग्री के तार्किक पक्षों का अध्ययन करना चाहिए। उसके बाद जो सामग्री है, जो कंटेंट आप पढ़ा रहे हैं, उसके लॉजिकल जो फैक्ट है उनको बताएं, लेकिन पहले ऐसी चीज़ बताएं जिसमें उनका मन हो, जिसमें उनकी रुचि हो। तो ये होता है मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर। तो ये सारे नियम हमने डिस्कस कर लिए हैं। यदि आपको समझ में आए हों तो कमेंट करें, और ना आए हो तो जो डाउट हो वो कमेंट करें। अब हम पढ़ने वाले हैं एक भाषा शिक्षक के रूप में आप में कौन कौन से गुण होने चाहिए। एक भाषा को पढ़ाने वाले शिक्षक के रूप में आप में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो शिक्षक के गुणों के रूप में हम यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू है उसको समझ लेते हैं कि शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका एक मार्गदर्शक के रूप में होती है। कैसे होती है, एक मार्गदर्शक या एक सुविधादाता के रूप में होती है, एक निरीक्षणकर्ता के रूप में होती है, जो अपने स्वभाव और ज्ञान से सदैव बच्चों को प्रभावित करता है। यदि उसका स्वभाव अच्छा है और उसके पास बहुत सारा ज्ञान है तो वास्तविकता में वो प्रभावित करेगा सभी बच्चों को और छाप छोड़ जाएगा एक अलग अपनी। तो भाषा शिक्षक का अब हम पढ़ेंगे कौन कौन से ऐसे गुण हैं जो उनमें होना चाहिए। तो भाषा शिक्षक में पहले तो उसका व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए, उसकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो भाषा शिक्षक का व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए। दूसरा, उसको बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। जो बाल विकास या जो चाइल्ड डेवलपमेंट हम पढ़ते हैं उसको बाल मनोविज्ञान का बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए। बाल विकास उसने बहुत अच्छे से पढ़ रखी हो, उसका पर्सनालिटी अच्छी हो, उसको बाल मनोविज्ञान का ज्ञान हो, वो धैर्यवान हो। वो कैसा हो, धैर्यवान हो, उसके पास धैर्य हो, पेशेंस हो, संवेदनशील हो। शिक्षक कैसा होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए। वह छात्रों की समस्याओं को धैर्यपूर्वक सुन सके,
छात्र यदि कोई समस्या बताते हैं तो वो उसको सुने आराम से, ये ना कि तुम यार बार बार मेरे पास समस्या लेके आ जाते हो, ये नहीं उसको कहना। उसको धैर्यवान होना है, उसको संवेदनशील होना है, उसको सहिष्णु होना है और उसको बच्चों की समस्याओं का धैर्यपूर्वक समाधान करना है, उनको सुनना है। इसके बाद कौन सा गुण होना चाहिए? शिक्षक में स्वयं की शिक्षण पद्धतियों की कमी को पहचानने और उनमें सुधार की योग्यता होनी चाहिए। शिक्षक में स्वयं की जो कमी है कि भाई मेरी जो कमी है, मैं जो अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ, उसको वो पहचाने। तो शिक्षक में स्वयं की कमी को स्वयं की शिक्षण पद्धति मतलब सिखाने की जो उसकी प्रक्रिया है उसमें यदि कोई कमी है तो उसको पहचानना आना चाहिए कि हाँ यार यहाँ कमी हो रही है, और फिर उसमें उसको सुधार करना भी आना चाहिए। इसके बाद अगला है कि शिक्षक को शैक्षणिक कार्यों में प्रयोग होने वाले उपकरणों, जैसे आजकल बहुत सारे उपकरण प्रयोग होने लगे हैं, लैपटॉप मोबाइल के माध्यम से भी पढ़ाई होती है जैसे अभी अपन कर रहे हैं, तो इन सारे उपकरणों का प्रयोग होना चाहिए। दृश्य सामग्री, श्रव्य और दृश्य दोनों सामग्री, इन सारी सामग्रियों का उसको नॉलेज होना चाहिए एक शिक्षक को। इसके बाद शिक्षक का छात्रों के प्रति सकारात्मक रुख होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए रुख, छात्रों के प्रति पॉजिटिव रुख होना चाहिए शिक्षक का, और बिना किसी भेदभाव के बच्चों को निरंतर सीखने के लिए उसको प्रोत्साहित भी करना चाहिए, मोटिवेट भी करना चाहिए कि भैया पढ़ना है, हमें क्या करेंगे यदि नहीं पढ़ेंगे तो उसको मोटिवेटेड भी करना है कि हमें पढ़ना है। और छात्रों के प्रति पॉजिटिव रवैया उसको अपनाना चाहिए, सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, नकारात्मक नहीं। यदि कोई चीज़ बच्चे पर नहीं बनती है तो उसको बताना चाहिए कि तुम पे बनेगी, तुम बार बार अभ्यास करोगे तो तुम पे बनेगी, ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं है तुमसे ना बने। तो उसको सिखाना है, धैर्य के साथ उसको बताना है, सकारात्मक रुख रखना है, उसको चीज़ों को सीखने के लिए मोटिवेटेड करना है, और उसको उसमें ये सारे गुण होने चाहिए। शिक्षार्थियों को सदैव विद्यार्थियों की भाषा का सम्मान करना चाहिए, जैसे शिक्षार्थी की जो भाषा है, जो भाषा वो सीख के आता है, तो उन सभी भाषाओं का उस शिक्षक को सम्मान करना है। जो भी भाषा है उन सभी भाषा का शिक्षक को क्या करना है? सम्मान करना है। कि जैसे एक भाषा है गुजरात का एक बच्चा है, उसकी भाषा है गुजराती, लेकिन अब वो तमिलनाडु में है तो उसको उसकी गुजराती भाषा का भी सम्मान करना है। ये नहीं कि हाँ तो सिर्फ तमिल पढ़ाई जाएगी, उसको आप इंग्लिश के माध्यम से भी पढ़ा सकते हैं। गुजराती वाला है तो उसको इंग्लिश वाले बच्चों के साथ बिठा लीजिए और उसको गुजराती में भी बात कीजिए। ये ना कहिए कि तुम तो गुजरात वाले हो, तुम कुछ सीख नहीं पाओगे, हाँ यहाँ से तुम अपना नाम कटा लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें नहीं करना है। शिक्षक को सदैव विद्यार्थियों की जो भी भाषा है उसका हमें सम्मान करना है कि नहीं जो भी तुम्हारी भाषा है अच्छी है, और उसे एक संसाधन के रूप में प्रयोग करना है। मतलब एक संसाधन, एक साधन के रूप में उपयोग करना है कि नहीं तुम्हारी इस भाषा के सहयोग से ही हम तुम्हें पढ़ाएंगे और पढ़ा सकते हैं। तो ये सारे गुण एक शिक्षक के पास होने चाहिए। तो एक बार फिर से हम इसको रिकॉल कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। एक शिक्षक के पास उसका व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए, उसकी पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसको बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, वो धैर्यवान होना चाहिए, वो धैर्यवान होना चाहिए। इसके बाद उसको स्वयं की शिक्षण पद्धतियों की कमी को पहचानने और उनमें सुधार करने की योग्यता होनी चाहिए। शिक्षण कार्य में प्रयुक्त होने वाले नवीन उपकरणों की उसको जानकारी होना चाहिए और उसको प्रयोग करना आना चाहिए। और शिक्षक का छात्रों के प्रति सकारात्मक रुख होना चाहिए और बिना किसी भेदभाव को सीखने के लिए उसको प्रोत्साहित भी करना चाहिए। सदैव विद्यार्थियों की भाषा का सम्मान करें और उसको संसाधन के रूप में प्रयोग करें। तो लगभग ये सारे क्वेश्चन, सारा कंसेप्ट हमने क्लियर कर लिया है। हमने भाषा शिक्षण के नियम भी पढ़े हैं, मूर्त से अमूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, अनिश्चित जो चीज़ें हैं उससे निश्चित की ओर जाएं, विश्लेषण करते हुए संश्लेषण की ओर जाएं, ज्ञात है जो उससे अज्ञात की ओर जाएं, जो पता है उससे जो नहीं पता है उसकी ओर जाएं, और जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो मूर्त है उससे अमूर्त की ओर जाएं। तो ये हमारे वीडियो का एंड है और मिलते हैं हम अपने अगली वीडियो में। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें ताकि मैं फिर से उस पर काम कर सकूं, और मिलते हैं हम अगली वीडियो में।